स्टूडेंट्स, हमने अपना नया चैप्टर शुरू किया था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने अपने सेल की डिस्कवरी के बारे में देख लिया था कि किसने इसको डिस्कवर किया था, इसके शेप साइज़ के बारे में, द स्मॉलेस्ट सेल, द लार्जेस्ट सेल, द लॉन्गेस्ट सेल, हमने इसके बारे में स्टडी कर ली थी। कुछ हमने शेप्स भी स्टडी की थी। आज हम पढ़ेंगे द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या है, सेल इज़ अ टाइनी मास ऑफ protoplasm contained in a cell which is surrounded and capable to perform all functions of life। देखो सबसे पहले क्या है, सेल एक टाइनी मास क्या होता है, सेल एक कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अगर नॉर्मली ले लो तो, जिसके अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है ना, लिक्विड पार्ट होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है जो सेल के अंदर कंटेन्ड होता है, ठीक है ना, जो उसके सराउंड करता है, क्या हो सकती है, सेल वॉल भी हो सकती है, और जो प्रोटोप्लाज्म को सराउंड करता है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आगे देखो सेल मेम्ब्रेन, देखो ये क्या होगी, अपनी सेल होगी, सेल के अंदर कुछ लिक्विड पार्ट होगा जिसको क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म। सेल साइड वाले को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या करेगा, कैपेबल होगा फंक्शन करने के लिए, जितने भी लाइफ के फंक्शन होते हैं उसके लिए क्या होगा, कैपेबल होगा, ठीक है ना। सेल के भी 3 पार्ट्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं बता चुकी हूँ। आउटर मेम्ब्रेन, जो ये आउटर मेम्ब्रेन होती है ना सेल, किसको बोला जाता है, सेल की मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अंदर और क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। किसी भी सेल के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, और क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है जो इसको लिक्विड को फील करता है, ठीक है ना। कुछ वाइटिश कलर फ्लूइड होता है जिसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। क्या होते हैं, सेल के 3 पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसको और क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन, बीच में न्यूक्लियस होता है, और लिक्विड पार्ट होता है जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें और अदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है ना। कई तरह के सेल्स होते हैं, प्लांट सेल होते हैं, बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, फंगल सेल्स होते हैं, स्पोर्स बोला जाता है जिनको, एनिमल सेल्स होते हैं, ठीक है ना। जिनमें से प्लांट सेल, फंजाई और बैक्टीरिया और ऐसे बहुत सारे ऐसे अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सेल वॉल क्या करती है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है कि अदर ऑर्गेनिजम्स क्या उसको डिस्ट्रॉय ना करें, ठीक है ना। सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, मेड अप ऑफ बाई लेयर लिपिड्स। लिपिड्स की बाई लेयर होती है, देखो 2 लेयर है ना, ये 2 लेयर लिपिड्स क्रिएट किए हुए हमने। क्या होते हैं, ये आपका हेड होता है, पोलर हेड, इसको बोला जाता है पोलर टेल। ये होता है पोलर हेड, ये होती है पोलर टेल। ये 2 लेयर्स हैं जो एक दूसरे को, टेल्स एक दूसरे को फेस करती है, इसको बोला जाता है बाई लिपिड लेयर। क्या बोला जाता है, बाई लिपिड लेयर, बाई लिपिड लेयर बोला जाता है। और जिसको क्या बोला जाता है, जो फॉस्फोरस की बनी होती है बेसिकली, जिनको बोला जाता है फॉस्फोलिपिड्स। क्या बोला जाता है, फॉस्फोलिपिड्स, PHOSPHOLIPIDS, फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है बाई लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, बाई लेयर, बाई लिपिड लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड्स भी क्या हो जाता है, इनको बोला जाता है। इट इज़ अ लिविंग फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन। जैसे कई बार क्या होता है, सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, तो क्या होती है, लिविंग होती है बेसिकली। लिविंग क्यों होती है, क्योंकि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल हो रहा है, रेस्पिरेशन भी हो रही है सेल के अंदर, तो ये क्या है, लिविंग है, फ्लेक्सिबल है। जब भी रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसे शेप बदल के भी अपनी क्या कर लेती हैं, फ्लेक्सिबल हो जाती है, ठीक है ना। इसकी थिकनेस कितनी होती है, कितनी मोटी होती है, 6 to 8 नैनोमीटर इसकी क्या होती है, थिकनेस होती है। इट इज़ ए सिलेक्टिव मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव मतलब ये हर किसी भी मटेरियल को अंदर नहीं जाने देती। ये क्या करती है, कुछ सिलेक्टिव मेम्ब्रेन की, अगर वाटर को अंदर जाना है तो सिर्फ वाटर को ही जाने देगी, या आपका न्यूक्लिक एसिड को या किसी भी चीज़ को अंदर जाना है तो सिर्फ कुछ ही चीज़ों को अंदर या बाहर जाने देगी, हर चीज़ को अंदर बाहर जाने नहीं देती, ठीक है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हुई, अपने एक ऐसा गेट हो गया ये कि कुछ जिन चीज़ों को हमने अलाउड किया हुआ है वही चीज़ सिर्फ अंदर बाहर जा सकती हैं, इसके अलावा कोई चीज़ अंदर बाहर नहीं जा सकती। सम प्रोटीन्स आर अटैच्ड आउटसाइड द सेल। कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो सेल के आउटसाइड लेयर पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स उन लिपिड्स और उस पे प्रोटीन्स पे क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, ठीक है। अब फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ध्यान से देखो, गिव्स शेप टू द सेल, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर स्फेरिकल है तो स्फेरिकल होगा आपका सेल, अगर लीनियर है तो आपकी सेल क्या होगी, लीनियर शेप की होगी, ठीक है ना। एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर। देखो बैरियर क्या होता है, एक दीवार। मैकेनिकल मतलब वही दीवार वाली बात है कि अगर ये किसी बैक्टीरिया को या किसी सेल को, मान लो ये हमारे बॉडी की कोई सेल है, ठीक है, बाहर से बैक्टीरियल सेल आ रही है, वो भी फॉस्फोलिपिड
लिपिड्स बाइलेयर की बनी हुई है, अगर ये इसको अंदर जाने देगी, अगर ये सिलेक्टिव हुई उस चीज़ को लेके कि अच्छा इसने सिलेक्ट कर रखा है कि ये वाली सेल इसके अंदर जा सकती है, तो इसके अंदर जाने देगी, नहीं तो इसके बीच में किसकी तरह काम करेगी, दीवार की तरह, मैकेनिकल बैरियर की तरह, कि इसको अंदर जाने नहीं देगी। ठीक है ना। आगे क्या है, स्पेशलाइजेशन, कुछ स्पेशलाइजेशन होगी फॉर डिफरेंट फंक्शन। जैसे मान लो अब क्या है, इसको खाना लेना है, ठीक है ना, इस सेल को खाना खाना है, तो क्या करेगी, खाना यहाँ पड़ा है तो ये क्या करेगी, ऐसे कुछ शेप बना लेगी, जैसे अमीबा बनाते हैं ना, इस तरह की शेप बना लेती है, जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा खाना क्या हो, ये एब्जॉर्ब कर सके, ले सके। ठीक है ना। तो ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन शेप को भी बदलने का क्या करती है, काम करती है, स्पेशलाइजेशन होती है, डिफरेंट फंक्शन करने के काम आती है। देखो अब मेम्ब्रेन भी बहुत दो तरह की बताई हैं, दो तरह की, कि अगर खाना ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, सेल के अंदर खाना जा रहा है, तो वो भी दो तरह के ट्रांसपोर्टेशन होगा। एक तो होगी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक होगी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल, ध्यान से सुनो, सेमी मतलब आधा, परमिएबल मतलब परमिट करना, किसी चीज़ को अंदर जाने की परमिशन देना, परमिएबल मतलब परमिशन, सेमी मतलब आधी। ठीक है ना। इफ़ द मेम्ब्रेन इज़ परमिएबल, अगर आपकी मेम्ब्रेन क्या है, परमिट दे रही है आपको जाने की परमिशन दे रही है, किसको, सिर्फ सॉल्वेंट को, बट किसको नहीं जाने दे रही, सोल्यूट्स को। ठीक है। सॉल्वेंट और सोल्यूट्स देखो क्या होते हैं, सॉल्वेंट वो होते हैं, आप सबको पता होगा, जैसे हमारे लिक्विड्स होते हैं कोई भी, सबसे बड़ा सॉल्वेंट कौन है, वाटर, जो किसी भी चीज़ में घुल जाता है आराम से, पानी के अंदर, पानी को मिट्टी के अंदर मिलाओ, कलर के अंदर मिलाओ, हर चीज़ में घुल जाता है, तो सबसे बड़ा क्या है हमारा सॉल्वेंट, वाटर, लिक्विड बोलते हैं इसे। ठीक है। तो ये हमारी और सोल्यूट क्या है, सोल्यूट्स जैसे हमारी क्या होगी, चीनी हो गई, ठीक है ना, शुगर सॉल्यूशन हो गया, या कोई और सॉल्यूशन लगा लो, ये क्या हमारे सॉल्यूट्स हैं। ठीक है। तो ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ सॉल्वेंट को अंदर जाने दे, पर सॉल्यूट के पैसेज को क्या कर दे, रास्ते को रोक दे, सेमी आधा कर दिया ना, जो सिर्फ सॉल्वेंट को जाने दे रही है और सॉल्यूट को जाने नहीं दे रही, तो उसको क्या बोला, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल, आधी चीज़ों को ही परमिट कर रही है अंदर जाने के लिए, तो उसको क्या बोला गया, सेमी परमिएबल। ठीक है। जैसे ये देखो डायग्राम, इस तरफ मान लो क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो मैंने H2O लिखा है, मतलब ये वाटर आपके सॉल्वेंट, और ये क्या है जो ये मैंने बना रखे हैं गोल गोल, ये आपके सोल्यूट्स। मान लो ये शुगर सोल्यूशन है, पानी के अंदर चीनी घोल दी और उसमें चीनी की अमाउंट ज़्यादा हो गई, पानी कम हो गया, जब हम घोलते रहते हैं हो जाता है ना, एक ऐसा टाइम आता है कि चीनी की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, पानी की अमाउंट कम है, इसका मतलब सोल्यूट्स ज़्यादा हो गए उसके अंदर। तो ठीक है, तो ये हमारी मेम्ब्रेन है, कोई भी मेम्ब्रेन है सेल की, तो इसने क्या किया, सिर्फ वाटर की, या तो सेल से अंदर बाहर जा रहा है वाटर, या बाहर से अंदर क्या आ रहा है, सिर्फ वाटर आ रहा है, सोल्यूट्स तो आ नहीं रहे, तो ये हमारी कौन सी मेम्ब्रेन होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, जिसने क्या किया, सिर्फ सॉल्वेंट्स को अंदर आने दिया, सोल्यूट को अंदर या बाहर जाने नहीं दिया, सेमी आधी चीज़ को ही क्या किया, परमिट किया अंदर या बाहर जाने के लिए। अब क्या है हमारी सिलेक्टिव ये परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या है, इफ़ द मेम्ब्रेन अलाउ द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट एंड सम सिलेक्टिव सोल्यूट आएगा, यहाँ पे मैंने सॉल्वेंट लिख दिया, सोल्यूट्स। ये क्या कर रही है, मतलब सिलेक्टिव में क्या कर रही है कि वाटर को तो आने दे रही है, पर क्या कर रही है, कुछ सोल्यूट्स भी आपके अंदर आ रहे हैं, मतलब उसने बोल दिया कि ठीक है वाटर तो अंदर आ सकता है मेम्ब्रेन के अंदर, पर कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूट्स भी क्या कर सकते हैं, अंदर आ सकते हैं, उसको बोला जाता है आपकी सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल का मतलब याद रखना, परमिट होता है, किसी चीज़ का आने की इजाज़त होती है, जो हमारी मेम्ब्रेन क्या करती है, किसी को देती है। ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट भी दो तरह के होते हैं। अब देखो भाई, तो आपको गेट भी मिल गया जाने का कहीं पे, ठीक है, पर उसको जाने के लिए परमिशन भी तो चाहिए ना, कि आप किसी की सहायता से वहाँ पे पहुँच रहे हो, मतलब किसी की बस के ट्रांसपोर्ट से पहुँच रहे हो, या पैदल पहुँच रहे हो, या अपनी मेहनत से पहुँच रहे हो। ठीक है। ऐसे दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सम सब्सटेंसेस पास अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट और विद एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या हो रहा है, वो सब्सटेंस जो मेम्ब्रेन के आर पार बिना किसी एनर्जी के, ठीक है ना, बिना किसी एनर्जी के आसपास क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा है, मतलब हम कोई एनर्जी नहीं दे रहे इसको अलग से मेम्ब्रेन से क्रॉस करने के लिए, इसके अंदर खुद इतना दम है कि वो क्या कर रहा है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, उसको क्या बोला जाता है, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। आपको क्या बोला जाता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। ये भी दो तरह के होते हैं, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। क्या होते हैं, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न देखो सबसे पहले क्या होता है,
द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, आपको ये डेफिनेशन याद करनी है। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या हो सकते हैं आपके, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। एग्जाम्पल है आपकी परफ्यूम की स्मेल, देखो मैं बताती हूँ कैसे है। मान लो क्या आपका ये रूम है पूरा, ठीक है, आपने क्या किया, परफ्यूम को यहाँ पे स्प्रे किया, ठीक है। अब क्या है, हमें पता है कि यहाँ पे क्या है, पूरे में हमारे रूम में एयर पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स कह लो या कुछ भी हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमने इसको स्प्रे किया तो यहाँ पे पार्टिकल्स ज़्यादा हो गए परफ्यूम वाले, तो यहाँ पे कम है। तो क्या है, जहाँ पे चीज़ ज़्यादा होती है और कम होती है जिस तरफ, तो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करने की कोशिश करती है, कर रही है ना अपनी तरफ। तो क्या होता है, थोड़ी देर में हम देखते हैं कि पूरे कमरे में डीओ या आपके परफ्यूम की स्मेल क्या हो जाती है, फैल जाती है। किसकी वजह से, डिफ्यूज़न की वजह से। क्यों, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं आपके सेंट के वो मूवमेंट कर रहे हैं किस तरफ से, हाई कंसनट्रेशन, यहाँ पे हाई है ना जिस तरफ आपने स्प्रे किया है, और इस तरफ लो है, तो ये क्या करते हैं, हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूज़न। लिक्विड में भी ले लो, पानी के आपके पास कोई कंटेनर है, उसके एक साइड आपने कुछ कलर ड्रॉप डाल दिया, तो क्या करते हो, देखते हो आप थोड़ी देर बाद इस तरफ भी कलर पहुंच जाता है। क्यों, क्योंकि इस तरफ हाई कंसनट्रेशन से आपका मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है टू द लोअर कंसंट्रेशन, जिसको क्या बोला जाता है, डिफ्यूज़न। क्या बोला जाता है, डिफ्यूज़न। ऐसे हमारी सेल्स में भी क्या होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस होती है। इसमें हमें कोई एनर्जी देने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना, बिल्कुल भी नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से हम सबको पता है जिस तरफ कोई चीज़ ज़्यादा होती है वो हमेशा कम चीज़ की तरफ जाने की कोशिश करती है। क्यों, क्योंकि उसको ज़्यादा एरिया लेने की ज़रूरत होती है, इसलिए वो ज़्यादा फैलने की कोशिश करती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करती है, ठीक है ना। ऐसे ही डिफ्यूज़न अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में जब हम सांस लेते हैं, एक बात बताओ, जैसे हमारी सेल है, हम यहाँ पे सांस ले रहे हैं, ठीक है ना, तो अंदर जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, सांस लेने के बाद हमारे अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हम ऑक्सीजन तो क्या कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। पर इस तरफ क्या होती है, बाहर की तरफ, हमारी सेल की तरफ, हमारी बॉडी के बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेल के बाहर ज़्यादा है तो वो अंदर की तरफ कम है, तो वो अंदर की तरफ मूव करना शुरू करेगी, ठीक है ना। और CO2 की, हमारे सांस लेने की बाद हम CO2 छोड़ते हैं, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, बाहर कम होगी, तो CO2 बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगी। किसकी वजह से, डिफ्यूजन की वजह से। क्यों, क्योंकि द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस, द मूवमेंट ऑफ द गैसियस पार्टिकल फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, यही लिखा हुआ है। मेटाबॉलिक गैसेस मूव्स, मेटाबॉलिक गैसेस कौन से, अपनी CO2 और O2 इन एंड आउट, अंदर या बाहर, फ्रॉम सेल थ्रो डिफ्यूजन की वजह से क्या होती है, बाहर अंदर निकलती हैं। एज कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज इंक्रीज इनसाइड द सेल। क्यों, जैसे हम सांस लेते हैं, बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे हम रेस्पायर करते हैं, हमारे CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है सेल के अंदर, बाहर क्या होती है, कम, इसलिए CO2 बाहर की कोशिश करने की कोशिश करता है। एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इज़ हाई आउटसाइड द सेल, और हमें पता है बाहर की तरफ O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो हम बाहर से अंदर की तरफ लेने की कोशिश करते हैं, तो वो भी क्या आती है, ऑक्सीजन हमारे इनसाइड द सेल आने की कोशिश करती है, जिसको किसकी वजह से, डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है ना। आगे समझ में। अब डिफ्यूजन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस और सोल्यूट्स फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा। आ गया तो मुझे बताना आप लोग, और अपने नोट्स तैयार कर लो जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। थैंक यू।